हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम जानेंगे मूल प्रवृत्तियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का और हमारे रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, आधारशिला है ये हमारे जीवन की। जानिए कैसे। आप खुद इमेजिनेशन करके देखिए, अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है, किसी के लिए कोई भाव नहीं है, तो हम कितने अधूरे हो जाएंगे। हम रोबोट की तरह नहीं हो जाएंगे। तो ये हमारे जीवन की एक आधारशिला है। जन्मजात ये हमें मिली हुई होती है। आप सोच के देखिए, अगर पक्षी हैं जो वो नहीं उड़ पाए, पैदा होने के साथ नहीं उड़ पाए, मछलियां नहीं तैर पाए, तो ये हमारे बेसिक नीड हैं। जैसे ही हम पैदा होंगे हम इन चीज़ों को ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। प्रकृति ने हमको ऐसे बनाया है, प्रकृति से मिली है हमें ये चीज़ें, जन्मजात मिली होती हैं। ठीक है, कुछ आदतों की तरह हम बाद में डेवलप करते हैं। इनमें और आदतों में सिर्फ यही फर्क है, आदतों को हम सीखते हैं, बट ये बिना सीखे ही हमारे शरीर में हमें पहले से मिलती है। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, आपने अभी साइकोलॉजिस्ट के बारे में जाना था। जैसे हमारे जीन पियाजे जी हैं, उन्होंने हमें संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं, उनमें जो पहली अवस्था आपको याद हो, संवेदीय पेशी अवस्था थी। उसमें मूल प्रवृत्तियों का जिक्र है, बच्चा उन पे डिपेंड रहता है। फिर हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो उसमें भी हमने ये चीज नोटिस की थी। तो मूल प्रवृत्ति वैसे भी साइकोलॉजी में कई जगह आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ये, तो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप एक चीज और करना, यूट्यूब पे वीडियो देखना, इसके बारे में कितना कैसी कैसी लैंग्वेज में वीडियो बना रखी है, मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बहुत कम कम दे रखा है। मैंने सारा कॉन्सेप्ट ढूंढ के निकाला है आपके लिए, बहुत मेहनत की है। और कॉन्सेप्ट A to Z आपको समझ आएगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे और एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं इसमें से। तो जानते हैं आज मूल प्रवृत्तियों के बारे में। तो मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वो दिया किसने? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मूल प्रवृत्तियों का जनक कौन है या सिद्धांत ये किसने दिया? तो ये सिद्धांत हमें दिया विलियम मैकडूगल जी ने। ठीक है, विलियम मैकडूगल, ये याद रखना है। इसका प्रतिपादन जो किया है विलियम मैकडूगल जी ने किया है। तो मूल प्रवृत्ति का जनक कौन हो गए हमारे? विलियम मैकडूगल। तो ये सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल के बारे में जानते हैं। टाइम पीरियड इनका 22 जून 1878 से लेकर 28 नवंबर 1938 तक रहा। कंट्री भाई ये दो हाफ में रहे थे। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब ये इनका जन्म हुआ तो ये थे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। बट उसके बाद जैसे ही ये यंग हुए, या तो ये लगा लो टीचिंग के पर्पज से या कैसे भी जॉब के पर्पज से, ये आ गए थे अमेरिका। तो डेथ इनकी हुई थी अमेरिका में। तो ये अगर देख लेना किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, वो क्वेश्चन एग्जामिनर के ऊपर है कि पूछ ले कि जन्म कहाँ हुआ तो इंग्लैंड हो गया, मरे कहाँ तो यूएस हो गया। टाइम पीरियड ज्यादा इनका बीता था यूएस में, ये चीज अमेरिका में ज्यादा बीता, ये याद रखना। और पूछ ले जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना, और या इनमें से दोनों में से एक देगा वो एग्जामिनर, तो एक देगा। ठीक है, तो इनमें से एक टिक लगा देना आप। स्पेशलिटी किस चीज में थी? मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत इन्होंने हमें दिया है। मूल प्रवृत्तियां क्या है अब वो जानेंगे हम। मूल प्रवृत्तियां इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो प्रवृत्ति होती है जन्मजात व स्वाभाविक होती हैं। अब उनको जानेंगे होता क्या है। बहुत कॉन्सेप्ट, इसको ये समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मनुष्य जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण से प्रभावित होकर, ठीक है, किसी न किसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। भाई आप जैसे बच्चा पैदा होता है, आप एक कॉमन सी बात, जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, किसी ने कुछ नहीं सिखाया कि दूध कैसे पिया जाता, फिर भी वो दूध पीने लगता है। ठीक है, बंदर को देख लेना, एक दिन बाद गुलाटी मारने लगेगा, उसे कोई सिखाए ना सिखाए मारने लगेगा। उसकी मूल आदतों में है, वो उसके शरीर की बनावट ही इस तरीके से है, उसने वो अडॉप्ट की हुई है ऑलरेडी। ठीक है, मछली है पानी में तैरेगी ही तैरेगी, उसे तुम कोई टीचिंग गाइडेंस, कोई कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। पक्षी है, घोंसला बनाएगा ही बनाएगा, तुम उसे बिल्कुल कुछ मत बताओ, वो फिर भी बनाएगा। तो ये हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, ये हमारी आदतों में है। आदतों में और मूल प्रवृत्तियों में थोड़ा फर्क है। आदतें क्या होती हैं? जैसे हम रियल लाइफ में आके कुछ सीख रहे हैं। और मूल प्रवृत्तियां क्या थी? ये तो बिना सीखे सिखाए हमारे अंदर है। ठीक है, ये हमारे ब्लड में ही है एक तरह से, ये मान लीजिए आप। तो मनुष्य जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं व वातावरण से प्रभावित होकर कोई ना कोई व्यवहार करने लगता है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं के माध्यम से लगा लो या किसी पर्यावरण के माध्यम से, वो अपने लिए कोई ना कोई व्यवहार करने लगता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आदमी करने लगता है। इनमें से कुछ जन्मजात होती हैं, कुछ स्वाभाविक शक्तियां होती हैं। कुछ तो भाई बच्चा जन्म से सीख लेता है, जैसे दूध पीना हो गया, रोना हो गया,
खुश होना, जैसा किसी को देख के स्माइल पास कर देगा, तो ये तो कुछ जन्मजात भी हो गई। इसे बच्चा मतलब पैदा होते अपने आप सीख जाता है, इसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है कि हम टाइम टू टाइम समाज के साथ घुल मिल के उनको सीखते हैं, ठीक है, तो वो हमारी आदत बन जाती है, वो भी कुछ मूल प्रवृत्तियों में आ जाती है हमारे। तो ये हमने जाना कि ये जन्मजात भी होती है मूल प्रवृत्तियां और स्वाभाविक भी होती हैं जो हम समाज से सीखते हैं। तो दो तरह की हो गई, ये याद रखना, कॉन्सेप्ट ऐसे ही बन जाते हैं। उसका व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होगा। देखो कोई भी बच्चा है, आप ही हो, आप हर परिस्थिति में एक जैसा रिएक्ट नहीं कर सकते। किसी की डेथ में आप गए, वहां हंस नहीं सकते, ठीक है, किसी के कहीं मनोरंजन हो रहा, वहां बिल्कुल सैड नहीं बैठ सकते। तो परिस्थिति जैसी होगी आप उसके हिसाब से रिएक्ट करोगे। भाई जहाँ पे डेथ हुई है वहां पे जाके आदमी साइलेंट हो जाएगा, बिल्कुल कैसे हुआ भाई, क्या हुआ इनको, अभी तक तो ठीक थे, ऐसी बातें करेंगे। मनोरंजन की बात होंगी, वहां आप बिल्कुल खुशनुमा माहौल होगा, खूब हंसेंगे, चिल्लाएंगे, सारी एक्टिविटी होंगी। तो परिस्थिति के हिसाब से आदमी चेंज होता है, ठीक है। हर किसी आदमी की मूल प्रवृत्ति परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसी परिस्थिति होगी वो वैसा रिएक्ट करेगा। ये जन्मजात शक्तियों के को ये जन्मजात शक्तियां प्राणी के व्यवहार को संचालित करती हैं। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं ये हमारे जीवन को एक रूप देती हैं, एक चलाने का काम करती है, संचालित करती हैं। अगर ये मूल प्रवृत्तियां ना हो, तो मैंने आपको बताया भाई हमारे अंदर कोई भाव ना हो, कोई फीलिंग्स ना हो, कुछ इमोशंस नहीं हो, तो हम किसी से क्या बात शेयर करेंगे, क्या किसी के बारे में जानेंगे, किसके लिए खाएंगे, किसके लिए कमाएंगे, किसके लिए क्या करेंगे। हम तो पशुओं की तरह हो जाएंगे, ठीक है। पशुओं का क्या है भाई, हाथी का बच्चा है या किसी दूसरे प्राणी का बच्चा है और शेर ने वो जकड़ लिया, ठीक है। हाँ, अगर उस प्राणी में उसको बचाने की क्षमता होगी तो वो लड़ने की कोशिश करेगा, नहीं होगी तो वो भाग जाएगा वहां से, आंखों के सामने बच्चे को मरता देखेगा। फिर क्या होगा, वो चाहते हुए कुछ टाइम बाद अपने इमोशंस को दबा लेगा, ठीक है। आदमी क्या है, आदमी भाई रो रो के इजहार कर लेंगे, कोई किसी की डेथ हो गई तो रो रो के दिखाएंगे, बहुत दिनों तक संभल नहीं पाएंगे। पशुओं को संभलना पड़ेगा, नहीं संभलेंगे तो उस अभी तो बच्चा गया, कुछ टाइम बाद उसको झपट लेगा वो। तो हर किसी का ये एक्टिविटी अलग होती है। तो जन्मजात शक्तियां प्राणी के व्यवहार को संचालित करती हैं, मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं वो, जो हमारे अंदर की जो नेचुरली हमें जो शक्तियां मिली पड़ी हैं, जो हम कोई नहीं सिखाए फिर भी हम वो काम कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बच्चों के बारे में बताया, कोई नहीं सिखाता फिर भी दूध पीना सीख जाता है, मछली तैरना सीख जाती है, पंछी उड़ना सीख जाते हैं। तो ये हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, इनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक हमको गॉड गिफ्टेड मिली हुई होती है। ये था बस कॉन्सेप्ट, इसी के बारे में सबरी महाभारत है। अब जानते हैं, मूल प्रवृत्ति ईंटों के समान है, ईंटों के समान है, जिसमें मानव का स्वरूप निर्मित है। ईंटों के बिना आप कल्पना करिए मकान कैसे होगा, क्या यूं ही प्लास्टर कर करके मकान को रोक देंगे, नहीं रोक सकता। ईंटों की आवश्यकता है, वो उसे एक स्वरूप प्रदान करेंगे, उसे एक ठोस नींव प्रदान करेंगे। ईंटों के बिना जैसा मकान है, ऐसा ही मूल प्रवृत्तियों के बिना इंसान है। तो जैसे ईंट आवश्यक है एक मकान के लिए, मूल प्रवृत्तियां भी ऐसे ही आवश्यक हैं एक इंसान के लिए। उनके अलावा आदमी बेकार है, ठीक है। तो ये हमारा एक ढांचा है हमारे बॉडी के लिए। तो इनके लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनके लिए परिभाषाएं दी हैं। जैसे वैलेंटाइन जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो किसी जैविक प्रयोजन को निश्चित तरीके से क्रिया करके पूरा करती है। इन्होंने कहा है कि ये जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो जन्मजात ऐसी प्रक्रिया हैं, ऐसी प्रवृत्ति हैं जो किसी भी जैविक प्रयोजन, कोई भी काम है, कोई भी जिंदा आदमी हम जो काम कर रहे हैं को निश्चित तरीके से उसको कोई क्रिया करने का काम करा रहे, मतलब कैसे करना है, किस तरह से करना है, किसी भी काम को जो क्रिया करनी है, तो वो हमें मूल प्रवृत्तियां बताती हैं कि भाई इस काम को ऐसे करना है। ये चीज कहा है वैलेंटाइन जी ने। फिर वुडवर्थ जी ने क्या कहा है, मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का विनाशी का स्वरूप है, मतलब कि ये क्रिया तो करते हैं पर इसमें सीखना नहीं पड़ता। वुडवर्थ जी ने इन्होंने क्या कहा है, वुडवर्थ जी ने, कि ये ऐसी क्रिया है इसमें सीखना नहीं पड़ता, बिना कुछ सीखे ही हम काम कर लेते हैं। देखो कितना अच्छा होता है भाई, बिना कुछ करे सब कुछ आ जाए, पर होता नहीं है। ये हमारी मूल प्रवृत्तियां ही होती हैं सिर्फ, जिनको हम बिना सीखे ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक बुक है,
में 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया। इस बुक में 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी लिखी किसने है? विलियम मैकडूगल जी ने लिखी है। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में इसमें जिक्र किया गया। तो ये किताब आप याद रखेंगे। वुडवर्थ जी ने क्या कहा ये याद रखेंगे, वैलेंटाइन जी ने क्या कहा ये याद रखेंगे। आएंगे क्वेश्चन यही आएंगे, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बुक का नाम जरूर याद रखना, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है, और वो इस बुक में उनका सारा कुछ है। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने की 4 विधियां, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं, जो उनमें परिवर्तन आते हैं, उनकी 4 विधियां हैं: दमन, विलयन, मार्गनीतिकरण और शोधन। अब देखो, दमन है, किसी व्यक्ति को दबाया जाए लंबे टाइम से, जैसे अब अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था, ठीक है, तो उन्होंने हमारी मनोस्थिति को इतना दबा दिया था, इतना दमन कर दिया था हमारा, कि हम यही नहीं सोच पाते थे कि भाई हमारे कुछ इमोशंस हैं, हमारी कोई फीलिंग्स है। कुत्तों की तरह ट्रीट करते थे, जब मारना होता था मारते थे, पीटते थे, काम करो ये करो, तो कोई हमारे लिए फीलिंग्स ही नहीं थी, सब खत्म कर दी उन्होंने। बस उनके लिए हम एक यूजलेस फेल होते कि हाँ हमसे काम लेते थे, वो अपना काम निकाल लेते थे, तो हमारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी। तो जब आदमी का दमन होता है एक लंबे टाइम से, कोई किसी को प्रेशराइज करता है, तो ऑटोमेटिक ही हमारी जो प्रवृत्तियां हैं ये खत्म होने लगती हैं, उनमें परिवर्तन आने लगते हैं। जो नॉर्मल इंसान में होनी चाहिए वो एक्टिविटी नहीं कर पाता फिर वो। दूसरा विलियन, कई बार ये एक दूसरे में सामंजस्य बैठा देने के लिए एक दूसरे में मिला दी जाती हैं, ठीक है, कि कैसी एक्टिविटी हमको 2 परिवेश एक साथ मिलाने हो, वो ही विलियन होता है। कि कई बार हमको जिंदगी में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं कि भाई चलो ये फीलिंग्स अपनी मार दो, हमको ये चीज नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम इतने में ही खुश हैं, तो ये होता है विलियन। फिर हो गया मार्गतरीकरण, ये इसे हम मार्गदर्शन के तौर पे भी ले सकते हैं। अगर हमको अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, अब आप देखिए जैसे अमेरिका में लोग जागरूक हैं, वहां अगर उनके किसी इमोशंस के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हो, मतलब कुछ भी उस पर आंच आ गई, तो वो तुरंत केस कर देंगे, भाई हमारा मानहानि हो गई, हमारे ऊपर ये केस हो गया, ठीक है, हमारी इसने इस चीज का मजाक उड़ा दिया, मेरे को ऐसे देख रहा था, इसमें ये कमी कर दी। तो हमारे यहाँ तो इंडिया में आधे ज्यादा लोगों को, देखो लेडीज की ही मैं बात बताता हूँ, जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, उनके साथ उनके पति कैसे भी गलत रिएक्ट करते रहे, मारते पीटते टॉर्चर करते रहे, कितना भी गंदा बोलते रहे, लेडीज को यही नहीं पता कि हमारे मानहानि तक हो रही, उनको यही नहीं पता हमें मेंटली टॉर्चर हो रहा है। तो ये बहुत सारे गाइडेंस की कमी है, उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे इतने संवेग भी हैं और हम उनका हनन हो रहा है। जबकि अगर इन पे केस किया जाए तो 1-1 साल की सजा है, 1-1 लाख रुपए का उन पे मुआवजा भी है। तो ये हो गया मार्गदर्शन वाली बात, कि लोगों को यही नहीं पता कि हमारी मूल प्रवृत्तियां भी हैं और उनकी इतनी इंपॉर्टेंस भी है, उनको यही नहीं पता, तो वो क्या केस दर्ज करेंगे। तो गाइडेंस जरूरी है, तभी हमको पता चलता है। शोधन, देखो ये आप जानते हैं कि कोई भी अपने आप में परिपक्व नहीं होता, आप भी हो या मैं हो या कोई भी टीचर हो, कोई बच्चा हो, परिपक्व नहीं होता। हर किसी में शोधन की आवश्यकता होती है। तो हर किसी की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें परिवर्तन लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सुधार करने पड़ते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। किसी में कोई कमी है, किसी में कोई अच्छा टैलेंट है, तो हमें जैसा आदमी है उसके हिसाब से वो संशोधन करने पड़ेंगे, शोधन करने पड़ेंगे। तो ये 4 विधियां हैं जो मूल प्रवृत्तियों को परिवर्तन लाने में हमारी मदद करती हैं या करती हैं, ये परिवर्तन करती हैं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषता क्या है, अब ये जानते हैं। मूल प्रवृत्तियों को हम क्यों पढ़ रहे हैं कि विशेषता क्या है, इनका क्या जरूरी पहलू है। अचेतन मन में होती है, भाई ये जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है हमारे अचेतन मन में होती है। हमने फ्राइड जी के बारे में पढ़ा था, उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 हमें मन की चेतनाओं के बारे में बताया था। तो अचेतन मन हमने जाना कि जो 90% हमारा माइंड काम करता है वो अचेतन मन में करता है। अचेतन मन में हमारी कटु अनुभूतियां, पुराने दुखद अनुभव या कोई भी ऐसी चीज जो हमें मिली नहीं, जो भी हमारे साथ गलत हुआ या बहुत टेंशन वाला माहौल रहा, वो हमारी अचेतन मन में आता है, ठीक है। तो अचेतन मन में होती हैं हमारी मूल प्रवृत्तियां, ठीक है। हम बहुत सारी चीज, बहुत सारे संवेग हमारे, भाई देखो हर किसी आदमी को वो सारी चीजें नहीं मिल जाती जो उसे चाहिए। हम देखो कल्पना करते हैं, भाई साहब हमें एक अच्छा सा घर हो, हमारे पास अच्छी सी गाड़ी हो, भाई हर किसी को नहीं मिल पाती। मेरे पास तो ऐसा आईफोन होना चाहिए, मेरे पास तो वो बड़ा कैमरा होना चाहिए, मेरे पास तो वो गाड़ी होनी चाहिए। तो हमारे संवेग होते हैं, हमारी भावनाएं होती है कि भाई हमारे पास वो चीज हो, बट नहीं होती कई बार।
तो अचेतन मन में ही होती हैं ये मूल प्रवृत्तियां, जिनको हम सोचते हैं वो नहीं होती हमारे साथ। जन्मजात और स्वाभाविक होते हैं, ये हमने अभी आपको बताया कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्मजात भी होती हैं और कुछ हम अपने वातावरण से भी सीखते हैं। मूल प्रवृत्ति का रूप, स्वरूप, कार्य सभी प्राणियों में अलग होते हैं। मछली अपने तरीके से काम करेंगे, पक्षी अपने तरीके से काम करेंगे, एक अलग प्रजाति के लोग अलग तरह से काम करेंगे। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो हर क्षेत्र में अलग अलग रूप से काम करती हैं, जैसे जो लोग होंगे वो उस तरह से काम करेंगे। मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती हैं, ठीक है, ये परिवर्तन होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे छोटा बच्चा है वो दूध पीने का काम करता, बड़े होते ही वो खेलने के उसमें आ जाएगा, उसके बाद और एक्टिविटी चेंज होंगी। तो टाइम टू टाइम ये परिवर्तन होते रहते हैं। आदतों से भिन्न होती हैं भाई सबकी मूल प्रवृत्तियां, भाई किसी में कुछ अच्छी है, किसी में कुछ अच्छी है, तो भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। किसी में गाने का अच्छा टैलेंट है, किसी में पेंटिंग करने का अच्छा है, किसी में लिखने का है, किसी में समझाने का तरीका अच्छा है। तो आदतों से भिन्न होती हैं। मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं। यहाँ हमने विधियां जानी थी, 4 विधियां होती हैं, दमन, विलयन, मार्गितकरण और शोधन। और 3 इनके पक्ष होते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो सीखी कैसे जाती हैं। तो वो ज्ञानात्मक तौर पे सीखी जाती हैं, संवेगात्मक तौर पे सीखी जाती हैं, क्रियात्मक तौर पे सीखी जाती हैं, ठीक है। हमने कोई सांप देख लिया, ठीक है, तो हमारे दिमाग ने कैच किया भाई सब सांप है ये तो ये हमारा ज्ञान था, संज्ञान था, हमारा ज्ञानात्मक पक्ष था कि हमको उसकी नॉलेज थी कि चीज क्या है। फिर सांप को देख के आप खुश थोड़े होंगे भाई अरे डांस करो सांप आ गया, नहीं। आप क्या करोगे, आपके संवेग एक साथ अलर्ट पे आ जाएंगे, भाई साहब ये तो सांप है बहुत जहरीला, भागो यहाँ से। डर आपके मन में आ जाएगा, भाव पैदा होने लगेंगे। तो सांप को देखते ही आपने जो तीसरा काम किया, क्रिया की, आप भाग गए वहां से डर के। डरना हुआ हमारा संवेगात्मक और भागने का जो काम किया हमने वो हमारी क्रियात्मक। तो ये 3 पहलू काम करते हैं हमारे मूल प्रवृत्ति के लिए। मूल प्रवृत्ति में हमारा ज्ञान भी काम करता है, हमारे इमोशंस भी काम करते हैं और हमारी बॉडी की जो क्रियात्मक एक्टिविटी होती है वो भी हम मूल प्रवृत्ति में काम करते हैं। तो ये 3 पक्ष हो गए, 4 विधियां हो गई, विशेषताएं हमने जानी इनके बारे में। अब जानेंगे मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि मूल प्रवृत्तियां होती कितनी हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं। विलियम मैकडूगल ने अपनी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक में ये लिखा है। कितनी हो गई? 14। अब वो 14 कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं, इनके बारे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। देखो, पहले हो गया भय, भय और पलायन। सीधी बात है भाई, आपको अगर डर लग रहा है तो आप उससे दूर जाओगे, उससे छोड़ के उससे दूर जाने को कोशिश करोगे, ठीक है। आप जैसे कमरा है, इस कमरे में आप किसी बच्चे को कहते भाई इसमें तो भूत है, इसमें मत जाना, भाई साहब तुरंत भाग जाएगा छोड़ के उस कमरे को। तो आपको जब भी भय की अनुभूति हो, भय हमारा एक संवेग है, हमारे इमोशंस है, हम तुरंत डर जाते हैं, भाई ये कुछ हो गया, क्या हो गया। तो जैसे ही भय हमारे अंदर आएगा हम तुरंत वहां से छोड़ के भागेंगे उस चीज को। तो भय के साथ हमारा पलायन, छोड़ के जाना, पलायन होता है। क्रोध, क्रोध के साथ युयुत्सा, ठीक है। क्रोध क्या है भाई? क्रोध भी इंसान की प्रवृत्ति है। गुस्सा तो आएगा, बिना गुस्से का आदमी कैसे रह लेगा? कितना प्यार से समझा लो, कुछ भी कर लो, पर गुस्सा तो आदमी की नियति है। तो ये मूल प्रवृत्ति तो हमारी नियति ही तो है। अब जब हम क्रोध करेंगे तो उसमें झगड़ा होगा, युद्ध होगा, तो युद्ध को युयुत्सा बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोध में हमें युयुत्सा आएगा, ये युद्ध भी लिख के आ सकता है, झगड़ा भी लिख के आ सकता है। तो क्रोध में क्या करेंगे हम? झगड़ा करेंगे, ठीक है। भय में क्या करेंगे? हम जगह को छोड़ के जाएंगे। और क्रोध में भाई झगड़ा करेंगे, ये तो करेंगे क्रोध में। और क्या करेंगे? घृणा। आप किसी आदमी को बहुत पसंद करते हैं, उसने कोई ऐसा काम कर दिया कि फिर आप उसको देखने का मन नहीं करे, भाई इसने कुछ यार ऐसा कर दिया, नहीं यार बहुत बेकार इंसान है, तो आप उससे घृणा करने लगोगे, नहीं बेकार है, ठीक है। तो घृणा करते ही आप उसको त्याग दोगे, निवृत्त कर दोगे, पद से निवृत्त कर दिया, त्याग दिया उसे। तो घृणा से त्याग दिया हमने चीजों को। भय से पलायन, क्रोध से झगड़ा किया और घृणा से त्याग दिया। निवृत्ति, युयुत्सा, ये वर्ड याद रखना, क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिए आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। वात्सल्य होता है मातृ प्रेम, ठीक है। माता जो बच्चों के लिए प्रेम करती है वो वात्सल्य बोलते हैं। अब जब वात्सल्य होगा तो भाई माँ को क्या होगा? भाई जब माता बच्चों से प्रेम करेगी तो वो बच्चों की सिक्योरिटी देखेगी, कि शिशु रक्षा देखेगी,
शिशु की सुरक्षा देखेगी, तो उसे बोलते हैं संतान प्राप्ति या संतान की रक्षा या शिशु रक्षा। वात्सल्य में माँ क्या करेगी, माता को प्रेम उमड़ेगा और वो बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी देखेगी। ठीक है। करुणा दुख, भाई एक दुख का टाइम है, जैसे सुदामा जी थे, उनका घर बार उजड़ा पड़ा था, परेशान थे, तो उनको शरण चाहिए थी। वो शरण में किसके गए, कृष्ण जी के। तो जब भी ये प्रोसेस होगा करुणा और दुख वाला, तो हम क्या करेंगे, किसी के शरण में जाएंगे, भाई हम बहुत दुखी हैं, हमें हमारे वो इलाज हो रहा है, पैसों की जरूरत है, प्लीज इतने रुपए दे दीजिए। तो हम किसी के शरण में गए एक तरह से। तो जहां करुणा और दुख का भाग होगा वहां हम शरणागत हो जाएंगे किसी के सामने। कामुकता, कामुकता हमारा सेक्स लिबिडो से रिलेटेड है, हमने फ्राइड जी के बारे में पढ़ा था। तो जहां कामुकता आ जाएगी वहां हम सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ भागेंगे, काम की तरफ भागेंगे। तो कामुकता का जो अर्थ है वो काम से ही रिलेटेड है, काम प्रवृत्ति। ठीक है, ये काम प्रवृत्ति होती है। तो कामुकता आते ही काम की प्रवृत्ति हमारे मन में आएगी कि हमको उस तरफ जाना है। आश्चर्य जिज्ञासा, आप ऐसा कोई काम देखते हैं भाई साहब जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। ठीक है, जैसे कि कोई आपके सामने आया, आपको उम्मीद नहीं थी ये बिल्कुल अभी आ जाएगा, आपको उम्मीद नहीं थी भाई साहब ये आ जाएगा, तुम्हें लगा था कि ये 5-6 महीने बाद आएगा, तो आप आश्चर्य से पूछो भाई क्या हो गया, कैसी क्या बात है, कैसे आ गया। आश्चर्य होगा आपको पहले, तो फिर आप उससे जिज्ञासा हो गया, आप मतलब कुछ बात तो नहीं होगी, कैसे आ गए, इसी को तो हॉस्टल में अभी 6 महीने और बिताने थे, पहले कैसे आ गया। ठीक है, तो आप फिर उससे जिज्ञासा निकालोगे, उससे पूछोगे भाई ऐसे क्या हो गया। तो जहां आश्चर्य वाली बात होगी वहां जिज्ञासा ऑटोमेटिक आपके सामने होगी। तो ये इतने से कॉन्सेप्ट है, इनको इतना टिपिकल बना के समझा रखा, पता नहीं क्या है। भय के साथ पलायन होगा, छोड़ के चले जाएंगे। क्रोध के साथ युयुत्सुक झगड़ा होगा। घृणा के साथ हम किसी चीज को त्याग देंगे। वात्सल्य माता का प्रेम होता है, शिशु की रक्षा के लिए होता है। करुणा शरणागत, भाई हमें दुख का भाव होगा, हम किसी के सामने शरणागत होंगे। कामुकता काम प्रवृत्ति की ओर भागेगा आदमी। आश्चर्य, आश्चर्य से जिज्ञासा का निर्माण होगा एक तरह से। तो ये हमारे आधे हो गए, इनको देखते हैं। आत्महीनता, ठीक है, हीनता का मतलब बिल्कुल हार जाना, बिल्कुल अंदर से टूट जाना। जब ये स्थिति आ जाती है ना, अंदर से टूट गया आदमी, तो उसकी जो स्थिति है वो दयनीय हो जाती है, बिल्कुल आदमी ऐसा लगता है देखने में भाई बहुत परेशान है, तो दयनीय हो जाती है। जब आत्महीनता हो जाती है, आदमी अंदर अपने अंदर इतना कमजोर फील करने लगता है आपको, तो वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में आ जाता है। तो दयनीय होता है जब वो आत्महीनता का शिकार हो जाता है कि भाई मैं तो परेशान हो गया, मेरे बस की तो अब है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो थक गया जिंदगी से। तो ये स्थिति होती है आत्महीनता। तो उसमें स्थिति हमारी मूल प्रवृत्ति होती है दैन्य, बिल्कुल गया है तो काम साहब इसकी कुछ स्थिति नहीं है। आत्म स्वाभिमान, आपने IAS का टेस्ट क्लियर कर दिया, आप भाई साहब बहुत क्या समझोगे, भाई साहब अपने राज्य में एक बहुत ऊंची पदवी आपको मिल गई, तो आप आत्म गौरव से भर जाओगे, आपके घर वाले प्राउड से भर जाएंगे, भाई हमारे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है, वो इतने ऊंचे पायदान पे है। तो जब भी आत्म स्वाभिमान की बात आएगी तो वहां हमारा आत्म गौरव झलकेगा। ठीक है। एकांकीपन, जब आप अकेले होते हो तो क्या करते हो भाई, अपने आप को आप अकेला फील कर रहे हो तो आप कोशिश करोगे भाई किसी दोस्त से बातें कर लो, किसी रिलेटिव से बातें कर लूं, किसी समूह में चला जाऊं, कहाँ 4 लोग खड़े उनके पास चला जाऊं। तो जहां अकेलापन होगा वहां हम समूह ढूंढेंगे अपने लिए, 2, 3, 4 लोग कितने भी हम प्रेजेंस ढूंढेंगे उन लोगों की। भूख होगी, भाई सीधी बात है, भूख होगी तो खाना चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है, नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी समझ जाएंगे आप। तो भूख होगी तो हमें खाना चाहिए, भोजन चाहिए। संग्रहण, आपने बहुत तगड़ा कलेक्शन कर रखा किसी चीज का, आपको कोई चीज पसंद है, आप जैसे आर्ट करते हो, आपने कलेक्शन कर रखा है, बहुत सारी सीनरी बना रखी है, या आप कहानी में दिलचस्प रखते हो तो आपने बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन रखते हो। तो सीधी बात है भाई, जो आपने इतनी मेहनत से संग्रहण बनाया है, जो भी संगठन किया है, तो आप उनके स्वामी हो गए, उन पे आपका अधिकार है, पोजेशन है आपका, स्वामित्व है आपका उन पे। तो ठीक है, जहां संग्रहण हुआ वहां उस पे आपका स्वामित्व है। कीर्ति भाव, संरचनावाद, कीर्तिवाद का मतलब होगा हम संरचना कर रहे हैं, कोई रचना कर रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी कर रहे हैं। तो संरचना, कीर्ति भाव में रचना आएगी, हम कोई रचना कर रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी हम कर रहे हैं, तो संरचनावाद में रचनात्मक एक्टिविटी होती है, इसको कीर्ति भाव भी बोलते हैं। ठीक है। आमोद, आमोद माने होता है मनोरंजन करना। ठीक है, मनोरंजन करने के लिए, भाई मनोरंजन करने के क्या करेंगे, हंसेंगे। भाई कपिल शर्मा मनोरंजन करता, हंसता रहता, ही हा,
तो सीधी बात है, अब ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये मूल प्रवृत्ति हैं और ये इनके संवेग हैं। इनको एक बार और आप देख लेंगे तो भाई साहब बिल्कुल आपके दिमाग में से ये चीज नहीं जाएंगी। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में एक संवेग होता है। ये हमने अभी जाना है कि हर एक मूल प्रवृत्ति का अपना एक एक संवेग है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से ही हुई है। तो ये जितने भी संवेग हैं हमारी मूल प्रवृत्तियों से ही पैदा हुए हैं। जो हमें जन्मजात मूल प्रवृत्तियां मिली पड़ी हैं उनसे ही हमारे संवेगों का निर्माण होता है। अच्छा, अब संवेग के बारे में जान लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों के बारे में तो बहुत जान लिया। संवेग का मतलब होता है इमोशन। इमोशन ई प्लस मोशन से बनाया है उन्होंने। जब अंदर के भाव बाहर गति करें, जो हमारे अंदर के भाव जो हैं वो बाहर मोशन, मोशन माने गति करें। तो इसको ऐसे समझेंगे, अंदर के भाव जब बाहर प्रकट होते हैं, जब हमारे अंदरूनी जो भी हमारे अंदर के भाव हैं, जो भी संवेग हैं, हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, कोई भी फीलिंग्स अपनी आपके सामने शेयर कर रहे हैं, वही इमोशंस हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व। चलो आपको उदाहरण भी दे दूं संवेग। मुझे जैसे मान चलो ताजमहल पे घूमना है, तो मैं आपसे कहूँगा यार मेरा बहुत मन है, ताजमहल घूमने का बहुत मन करता है। या आपको कह दूं मैं भाई मेरा यार रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, या मुझे यार वहाँ पे घूमना है। तो ये अपने इमोशंस जो हमने आपके सामने प्रकट किए, यही संवेग है, यही इमोशंस। अच्छा, अब जानते हैं मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व। इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये शैक्षिक महत्व भी जानते हैं इनका। बालक की रुचि रुझान जानने में सहायक है कि बच्चों की रुचि किस चीज में है, वो किस रुझान किस ओर जा रहा है, उसको गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, अच्छी दिशा में जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये चीज नोटिस करेंगे। उसकी रुचि के बारे में जानेंगे, भाई साहब इसको मैथ्स पसंद है, इंग्लिश पसंद है, या कौन सी एक्टिविटी बच्चे को पसंद है। तो ये हमें बच्चे की रुचि जानने में मदद करता है, प्रेरणा प्रदान करने में सहायक है, बच्चों को भी और टीचर को भी। ठीक है, हम रियल लाइफ में अपने लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत इसे बना सकते हैं। बालक के मन को समझने की क्षमता मिलती है। जो बालक का मन है उसको समझने में हमें क्षमता जो मिलती है मूल प्रवृत्तियों से मिलती है। हम समझ लेते हैं अपने मूल प्रवृत्तियों का प्रयोग करके कि बच्चे के लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या अच्छा रहेगा, कैसे हम बच्चे को समझा पाएंगे। तो बच्चों को समझने में हमारी मदद करती है मूल प्रवृत्तियां। आदत निर्माण में सहायक है। ठीक है, जैसी हमारी मूल प्रवृत्तियां होंगी हमारी आदत वैसी होंगी। ठीक है, चरित्र विकास में सहायक होंगी। चरित्र का विकास भी हमारे मूल प्रवृत्तियों से होगा। ज्ञानार्जन में सहायक होंगे। जैसे हमारे मूल प्रवृत्ति वैसा हमारा ज्ञानार्जन। अगर हमारे मूल प्रवृत्तियों का विकास ही नहीं हुआ, हमको यही नहीं पता कि भैया हमारे इमोशंस की क्या वैल्यू है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, तो भाई हर किसी का अलग अलग है। कोई किसी को तो यही नहीं पता कि मेरे ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं। बहुत आज भी इंडिया में कम से कम 40% लेडीज इस चीज में, इस अभाव में जी रही हैं। उनको ये भी नहीं पता वो मेंटली टॉर्चर है या फिजिकली टॉर्चर है, टॉर्चर हो रही है। कुछ जेंट्स भी हो रहे हैं इसका शिकार, ये नहीं है लेडीज ही होती हैं, जेंट्स भी होते हैं। तो ये है ज्ञानार्जन में सहायक है। तो जब उनको अपनी फीलिंग्स की नहीं पता तो वो ज्ञान किस तरह से अर्जन करेंगे, उनको गाइडेंस की कमी है। तो ज्ञानार्जन में भी ये हमारी मदद करती है। अनुशासन स्थायित्व करने में भी सहायक है। अनुशासन हमारी टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अनुशासन। तो हम मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से बच्चों का अनुशासन भी सुधार सकते हैं, उनको अनुशासन में रख सकते हैं, खुद भी रह सकते हैं और किसी को भी समझा सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे शैक्षिक महत्व जो थे वो हमने पढ़ लिए। अब जानेंगे मैकडूगल ने व्यवहारवाद का विरोध किया था। व्यवहारिज्म का इन्होंने विरोध किया था और तर्क दिया कि व्यवहार आमतौर पर लक्ष्य उन्मुख या उद्देश्यपूर्ण होता है। या तो व्यवहार का कोई उद्देश्य होता है या उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। ठीक है, और ये जो दृष्टिकोण उन्होंने दिया, ये उन्होंने कहा ये जो दृष्टिकोण है इसको उन्होंने बोला हार्मोनिक साइकोलॉजी। उन्होंने क्या कहा कि जो व्यवहारवाद का इन्होंने किया विरोध। ये उनका खुद का एक तर्क था कि साइकोलॉजी मतलब उनको व्यवहारवाद पसंद नहीं था, उसका उन्होंने विरोध किया और तर्क यह दिया कि व्यवहार जो है वो आमतौर पर लक्ष्य उन्मुख होता है, या तो लक्ष्य की ओर भागेगा या उद्देश्यों की तरफ भागेगा, ये व्यवहार है। और इस पे जो तर्क दिया उन्होंने, जो ये उनका दृष्टिकोण था इस चीज के प्रति, उसे हमने बोला हार्मोनिक साइकोलॉजी। तो ये इतना टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल था, इसको भी इतनी महावरत कर करके समझा रखा है लोगों ने। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे विलियम मैकडूगल, 14 मूल प्रवृत्तियां,
4 विधियां, ठीक है, 3 इनके पक्ष हो गए, और ये सारी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं कि भूख जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, भोजन हो गया। वात्सल्य बहुत पूछा जाता है, उसका संतान मतलब शिशु रक्षा हो गया। और घृणा का निवृत्ति हो गया, ये पूछा जाता है। भय का पलायन बहुत पूछा जाता है। क्रोध का युजता पूछा जाता है। तो कामुकता काम प्रवृत्ति, तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है। 14 है, कोई घनी बड़ी बात नहीं है। आप टीचर बनने जा रहे हैं, इतनी क्षमता आपकी होनी चाहिए कि 28 भी याद कर लें, 14 की जरूरत क्या है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट ये याद रखने पड़ेंगे। शिक्षा में महत्व जरूरी है कि कैसे याद रखना है, क्योंकि यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जो निष्कर्ष निकला वो यही है। तो आप जो पढ़ाओगे इनके हिसाब से पढ़ाओगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक साइकोलॉजी वैसा कॉन्सेप्ट है, पूछ सकते हैं, याद रख लेना। व्यवहार के प्रति जो उनका गलत रवैया या दृष्टिकोण था, उसको ही उन्होंने हार्मोनिक साइकोलॉजी बोला। थैंक यू।